डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क जिसे लिखा है एरिस्टोटल ने, एंड द नेम ऑफ दिस वर्क इज पोएटिक्स। तो ये पोएटिक्स है क्या, इसमें किन किन चीज़ों को डील किया गया है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले एक ओवरव्यू के तौर पे समझेंगे। फिर इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं पीजी में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री देखते हैं, इफ़ यू सी हिस्ट्री, देन देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी एंड ऑल्सो ऑन लिटरेरी थियरी। तो बहुत सारे ऐसे लिटरेरी थियरीज बनाए गए हैं फिलॉसफी के ऊपर और लिटरेरी थियरी के ऊपर। तो एरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है वो भी एक लिटरेरी थियरी है, ठीक है। इसे कंपोज किया गया अराउंड 330 BC, और एक तरह से कहा जाए कि यह एक ब्रीफ टेक्स्ट है जिसके थ्रू वो तरह तरह का इंटरप्रिटेशन हमारे सामने रखते हैं, और इन सारे इंटरप्रिटेशन को एक एप्लीकेशन के फॉर्म में कैसे हमको अप्लाई करना है लिटरेरी कंपोजिशन में, ये उन्होंने बताया है। और आफ्टर रेनेसांस यानी पुनर्जागरण के बाद यह एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट दिखाता है वेस्टर्न एस्थेटिक फिलॉसफी के ऊपर और आर्टिस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर। जितने भी वर्क ऑफ आर्ट लिखे गए, चाहे वो पोइट्री हो, ड्रामा हो, कॉमेडी हो, जितने भी प्रकार के वर्क ऑफ आर्ट हुए, उसमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दूसरी तरफ जो पोएटिक्स है, एक्चुअली कहा जा सकता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ एरिस्टोटल्स रिस्पॉन्स टू हिज टीचर प्लेटो। प्लेटो एरिस्टोटल के गुरु थे, और यह पोएटिक्स लिखकर उनके जो थ्योरीज हैं उनका जवाब देने की कोशिश इन्होंने की है। और वो आर्ग्यू करते हैं, तर्क करते हैं, यानी प्लेटो बताते हैं द रिपब्लिक, जो कि उनकी पोएटिक थ्योरी है, लिटरेरी थ्योरी है, और वो कहते हैं कि पोइट्री जो है वो रिप्रेजेंटेशन है ऑफ मेयर अपीयरेंसेस, एंड यह मिसलीडिंग होता है, और इस पर नैतिक रूप से आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। वी जनरली सस्पेक्ट पोइट्री, सो वो कहते हैं कि ये मिसलीडिंग है एंड मॉरली सस्पेक्ट, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो एरिस्टोटल जो है, उनका जो अप्रोच है इस फिनोमिनन ऑफ पोइट्री के ऊपर, वो प्लेटो से बिल्कुल अलग यहाँ दिखाया गया है, और वे पोइट्री को एक डिफरेंट फॉर्म में दिखाते हैं। साथ ही साथ एरिस्टोटल ने इसमें ड्रामेटिक पोइट्री के ऊपर पूरी बात की है, ठीक है। पोइट्री के डिफरेंट काइंड्स को बताया है, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। टोटल 26 चैप्टर्स इसमें हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन आप टेंशन नहीं लें, उन सारी चीज़ों को बहुत ही ब्रीफ, संक्षिप्त जिसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बताऊंगा, तरीके से बताऊंगा, और आप बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे। और हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी डील करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। पीजी के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं। चलिए अब हम लोग आगे इसमें क्या खास है वो समझते हैं और जानते हैं कि आखिर पोएटिक्स में उन्होंने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो एक लिटरेरी थियरी की तरह काम करता है, और यह एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह है। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन समझते हैं कि आखिर एरिस्टोटल का जो पोएटिक्स है उसका थीम क्या है। तो जब हम इसकी थीम की बात करते हैं तो पोएटिक्स में या कहते हैं एरिस्टोटल कि पोइट्री इज अ मिमिक्री फॉर्म ऑफ आर्ट। एक तरह से एक मिमिक्री फॉर्म है, ये नकल करने की कला है, जिसमें हम लोग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, रिदम यूज़ करते हैं, हारमोनी यूज़ करते हैं, और कभी कभी दोनों यूज़ करते हैं, कभी कभी अलग अलग यूज़ भी करते हैं। यानी रिदम और हारमोनी दोनों का एक साथ कभी प्रयोग करते हैं, कभी अलग अलग भी करते हैं, ठीक है। सो ये जो एस्पेक्ट्स हैं एक तरह से लर्निंग डिवाइस की तरह काम करते हैं, उसको एनालाइज करने का,
और एक कंक्लूजन करने का तरीका उन्होंने बताया है किसी वर्क ऑफ आर्ट को लेकर। अगला है कि आखिर ये पर्पस क्या रखा उन्होंने इसके लिखने के पीछे। तो एरिस्टोटल का जो मेन पर्पस था पोएटिक्स लिखने का वो था कि एक्सप्लेन करना बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट को, ठीक है। मुख्यतः पोएटिक्स जो है वो फोकस करता है ऑन द आर्ट ऑफ पोइट्री। बाद में पोइट्री को उन्होंने बहुत पार्ट में बांटा है जिसमें कॉमेडी, ट्रेजेडी सब कुछ आता है। तो ट्रेजिक हीरो, ट्रेजिक एलिमेंट्स, कैथारसिस, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली वो फोकस करते हैं ऑन द आर्ट ऑफ पोइट्री। अब बात करते हैं कि यह इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो एरिस्टोटल की जो पोइटिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हमारे सामने वे रखते हैं और एक तरह से जो ह्यूमन का नेचर है वो क्या है, वो क्रिएट करना उसका नेचर है, किसी चीज़ की नकल करना उसका नेचर है। सो इट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर टू क्रिएट एंड मिमिक द थिंग्स। सो दिस work of art invites us to look more closely at moral situations and determine and assess the laws and pattern at work। तो अगर हम किसी वर्क को लिखते हैं तो उसके लिए कौन कौन से लॉज होने चाहिए, उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है। तो ये एरिस्टोटल का जो पोएटिक्स है इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे कि एरिस्टोटल की पोएटिक्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। एरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है वो डिस्कस करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंड फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के ऊपर, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर और कैसे यह पोएम को गुड बनाती है, अच्छा बनाती है। पोइट्री कैसे एक्सप्लेन की जाती है, डिवाइडिंग पोएम्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स, कि पोएम को कैसे अलग अलग बांट के हम लोग उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एरिस्टोटल पोइट्री को कहते हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इमिटेशन एंड वेंट ऑन टू डिफेंड द आर्ट बिकॉज पोएम्स allow us to place ourselves in moral complex situation and make us dissect the current laws and social norms at work। वो कहते हैं कि पोइट्री जो है वो एक तरह से इमिटेशन तो है ही, वो इसको डिफेंड करते हैं कि यह एक आर्ट है, ठीक है, और यह हमें नैतिकता सिखाती है, कम्प्लेक्स सिचुएशन के बारे में सिखाती है और हमें जो नियम कानून बने हुए हैं उससे अपने आप को कैसे अलग करना है और कैसे इसे और बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है इस पोएम को। वे पोइटिक्स में सिर्फ पोइट्री को डिस्कस नहीं करते हैं बल्कि एक बेस्ट तरीका बताते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द प्लॉट ऑफ अ पोएम, ठीक है, कि कविताओं में भी कैसे प्लॉट को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है ताकि उससे डिजायर्ड और मैक्सिमम इफेक्ट प्राप्त किया जा सके, ठीक है। वो कविता को डिफरेंट नाम से बुलाते हैं और डिफरेंट नाम देते हैं। वो कहते हैं एपिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी, डायथैरेम्बिक पोइट्री एंड म्यूजिक। तो इस तरीके से उन्होंने कविता को डिफरेंट सेक्शन में बांटा है जिसमें एपिक नाम आता है, ट्रेजेडी आता है, कॉमेडी है, डायथैरेम्बिक पोइट्री आता है और म्यूजिक आता है। एरिस्टोटल ये भी क्लेम करते हैं कि कविता जो है वो एक ऐसा आर्ट का ब्रांच है और ऐसा फॉर्म ऑफ इमिटेशन है जो हमेशा ट्रूथ को और रियलिटी को दिखाता है। यानी कला का एक ब्रांच है ये और अ फॉर्म ऑफ इमिटेशन है, ठीक है। लोग जो कुछ भी देखते हैं उसे इमिटेट करते हैं और वो पाते हैं इससे आनंद, यानी वो आनंद की प्राप्ति करते हैं। और एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट, किसी चीज़ को समझना, किसी वर्क ऑफ आर्ट को समझना और किसी आर्टिस्ट के उस बनावट को समझना, एक पोएट, एक म्यूजिशियन को समझना और उसके क्रिएटर को समझना कि वो किस प्रकार का व्यक्ति, उसने लिखा क्या है, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें डील की हैं, ठीक है। एरिस्टोटल ऑल्सो tells the features of a story
उसमें प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग और स्पेक्टिकल, इन सारी चीज़ों को वो डिफाइन करते हैं और उसके एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो एरिस्टोटल का जो पोएटिक्स है वो बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करता है। जैसे मैन जो है वो इट इज़ नॉट जस्ट अनदर एनिमल बट वन दैट कैन रीजन एंड क्रिएट। वो मनुष्य के बारे में कहता है कि सिर्फ एक जानवर नहीं है, मनुष्य एक जीव नहीं है, बल्कि उसके अंदर रीजन है और वो कुछ क्रिएट कर सकता है। वो कहते हैं कि आर्ट एक नेचुरल चीज़ है, सो इट इज़ नेचुरल फॉर ह्यूमंस टू इमिटेट एंड इट इज़ हेल्दी। और जो नकल करना है, इमिटेट करना है, वो एक कला है, ठीक है, और ये नेचुरल चीज़ है और एक हेल्दी आर्ट है, ठीक है। आर्ट हमें सिखाता है सच्चाई को एंड रिवील्स द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन नेचर, और मानवीय सच्चाई को दिखाता है कि उसके अंदर जो प्रकृति है उसके नेचर की सच्चाई को भी दिखाता है। माइंड और बॉडी जो हैं वो क्या होते हैं, आर वन एंड मस्ट बी शार्पेंड थ्रू द आर्ट्स। माइंड और बॉडी जो हैं वो दोनों एक ही चीज़ हैं और इसे अवश्य तेज किया जाना चाहिए, इसे शार्प किया जाना चाहिए। और यह कैसे शार्प होगा, आर्ट्स की मदद से, कलाओं की मदद से। वन मस्ट इमिटेट नेचर्स परसेप्चुअल डिटेल्स एंड नेचर्स ऑर्गेनिक यूनिटी, यानी एक व्यक्ति को अवश्य ही नेचर के अंदर जो परसेप्चुअल डिटेल हैं, जो हम परसेप्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और ऑर्गेनिक यूनिटी है, उसे हमें अवश्य इमिटेट करना चाहिए, मस्ट इमिटेट, और हमें सीखना चाहिए। आर्ट जो है वो हेल्दी होना चाहिए और हर किसी के जीवन का एक पार्ट होना चाहिए आर्ट, क्योंकि यह आर्ट जो है वो एक तरह से थेरेपेटिक है और यह कैथारसिस लाता है, यानी पीटी एंड फियर लाता है, जिसको हम कैथारसिस कहते हैं, जिससे परगेशन होता है, हमारे अंदर शुद्धिकरण होता है। मिमेसिस जो है वो सिर्फ इमिटेशन नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि हम किसी चीज़ को कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, आइडियलाइज कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोइट्री के बारे में वो कहते हैं कि पोइट्री इज़ मोर फिलोसॉफिकल देन हिस्ट्री, और यह बहुत ही नेसेसरी आर्ट है और यह कॉग्निटिव आर्ट है, यानी संज्ञानात्मक है, ये अपने आप पैदा होती है, ठीक है। सो देयर आर पोएम्स दैट आर ट्रेजेडीज, कुछ कविताएं होती हैं जो कि ट्रेजेडीज होती हैं, उसमें दुख की चीज़ें कही जाती हैं। देयर आर एपिक पोएम्स, कुछ एपिक पोएम्स होते हैं। ट्रेजेडी जो है वो सुपीरियर होता है क्योंकि इसके अंदर इफेक्टिवनेस होता है और बहुत प्रभावित करता है हमें, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें इसमें डील की हैं। एरिस्टोटल जो हैं वो डिस्कस करते हैं वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, और वो प्राइमरली ट्रेजेडी को लेकर डिस्कस करते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट आता है वो है मिमेसिस, जिसको इमिटेशन कहते हैं। तो एरिस्टोटल जो है इसकी शुरुआत करते हैं इसको डिफाइन करते हुए कि ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन। ट्रेजेडी क्या है कि जो एक्शन होता है उसकी एक नकल है, दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। यह बहुत गंभीर होता है, बहुत कंप्लीट होता है अपने आप में, और एक खास इंपॉर्टेंस का होता है। इनका सेकंड पॉइंट है प्लॉट, जिसको वो मिथॉस कहते हैं। एरिस्टोटल प्लॉट के ऊपर एम्फेसिस करते हुए कहते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। वो डिस्कस करते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी, कोहेरेंस एंड कंप्लीटनेस इन प्लॉट कंस्ट्रक्शन। कहते हैं कि किसी प्लॉट का निर्माण कैसे होता है, इसमें यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोहेरेंट होना चाहिए, यानी एक दूसरे से संपर्क होना चाहिए, कंप्लीटनेस इसमें होना चाहिए, तभी एक प्लॉट का निर्माण हो सकता है। अगला पॉइंट वो डिस्कस करते हैं कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर का उन्होंने नाम दिया है इथोस। एरिस्टोटल जो है वो एग्जामिन करते हैं कि कैरेक्टर का रोल क्या होता है ट्रेजेडी में। वह बहुत जोर देते हुए कहते हैं, एम्फेसाइज करते हुए कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर को, कि कैरेक्टर्स आर एप्रोप्रिएट टू द प्लॉट। ये प्लॉट के अनुसार ही कैरेक्टर होने चाहिए, ये कंसिस्टेंट होने चाहिए अपने बिहेवियर में और योग्य होने चाहिए। दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ एवोकिंग इमोशंस, ताकि वो जो पाठक हैं या दर्शक हैं जो उस ड्रामा को देख रहे हैं, ट्रेजेडी को देख रहे हैं, उसके अंदर वो इवोक कर सकें, ला सकें, उन भावनाओं को, इमोशंस को
पिटी को और उस फियर को, ताकि ऑडियंस उसको फील कर सके। अगला पॉइंट उनका है थॉट, जिसको डायोनिया कहते हैं। यह रेफर करता है टू द थीम्स एंड आइडियाज एक्सप्लोर्ड इन ट्रेजेडीज इंक्लूडिंग मॉरल एंड फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, जो मॉरल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चन को रेज करता है। एरिस्टोटल डिस्कस करते हैं इसके इंपॉर्टेंस ऑफ थॉट को, कि इंटेलेक्चुअल कंटेंट कैसा होना चाहिए किसी ट्रेजेडी में, इसलिए थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेजेडी के लिए। अगला है ढांचा, जिसको हम डिक्शन कहते हैं, वो डिक्शन को लेक्सिस कहते हैं। एरिस्टोटल डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज को, स्टाइल इन ट्रेजेडी को, और यूज ऑफ एलिवेटेड लैंग्वेज, खास प्रकार का लैंग्वेज एप्रोप्रिएट होना चाहिए टू द कैरेक्टर्स एंड द सिचुएशन, जो कि जो कैरेक्टर्स है उनको सूट करे और सिचुएशन को भी सूट करे, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, डिक्शन होना चाहिए। म्यूजिक कैसा होना चाहिए किसी ट्रेजेडी का, म्यूजिक को वो मिलोस कहते हैं। दिस रेफर्स टू द यूज ऑफ म्यूजिक एंड सॉन्ग इन ट्रेजेडी, कहते हैं कि किसी भी ट्रेजेडी में जो म्यूजिक है या सॉन्ग है उसके बारे में ये डील करता है, जिसको हम मिलोस कहते हैं। एरिस्टोटल जो हैं वो कहते हैं कि यह इमोशन को इन्हांस करता है, उसमें इम्पैक्ट लाता है और परफॉर्मेंस को और भी बेहतर करता है। म्यूजिक जो है उसको वो कंसीडर करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सबऑर्डिनेट जो दूसरे एलिमेंट हैं उसके लिए, चाहे वो प्लॉट हो या कैरेक्टर हो। अगला है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल मतलब नजरिया, ऑपोसिस। तो एरिस्टोटल एक्नॉलेजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेक्टिकल इन ट्रेजेडी, कि नजरिया कैसा होना चाहिए, इंक्लूडिंग विजुअल एलिमेंट्स, वो जो दिखाया जा रहा है वहाँ पे वो नज़र क्या आ रहा है, सच एज कॉस्ट्यूम्स, ठीक है, सीनरी, यानी एक तरह से सेटिंग जो कहते हैं हम स्टेज का, वहाँ का कॉस्ट्यूम का, सीनरी का, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हाउएवर वो मानते हैं इस बात को कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ द एलिमेंट्स है जिसको आप प्लॉट, कैरेक्टर और थॉट के साथ ऐड कर सकते हैं। फाइनली वो कहते हैं कैथारसिस। एरिस्टोटल इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस व्हिच इज डिस्क्राइब्ड एज द पर्जिंग और क्लींजिंग of the emotions of pity and fear that are aroused in the audience by the tragic events of the play। जो घटनाएं होती हैं ट्रेजेडी में, जो भी दुखद घटनाएं होती हैं, उसके कारण जो ऑडियंस होते हैं उनके अंदर कैथारसिस पैदा होता है। कैथारसिस क्या है कि वो पश्चाताप करते हैं और भावनाएं आती हैं डर की और दया की, जो मनुष्य को एक तरह से परिष्कृत करती हैं, यानी उनको शुद्ध करती हैं, उनको क्लीन करती हैं, उनके भावनाओं को। सो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ दिखाई पड़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली वेरी कंट्रीब्यूटिव। एक तरह से ये कंट्रीब्यूट करता है कैसे एक ट्रेजेडी बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। तो एरिस्टोटल का जो एनालिसिस है पोएटिक्स में, वो बहुत ही प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस लाता है ऑन द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ड्रामा एंड लिटरेचर में, और साथ साथ यह शेप करता है हमारे अंडरस्टैंडिंग को कि कैसे किसी स्टोरी टेलिंग को एक अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सके, एंड द एलिमेंट्स दैट मेक अ वर्क ऑफ लिटरेचर और ड्रामा सक्सेसफुल, और किस तरह से किसी वर्क ऑफ आर्ट को, वर्क ऑफ लिटरेचर को या ड्रामा को एक कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, इसकी मदद से वह किया जा सकता है। तो एरिस्टोटल ने इन सारी चीज़ों को पोएटिक्स में दिखाया है। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक्स थ्रू दिस वीडियो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। Soon I'll come with the new video. Till then, bye bye.